मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अमर संतोष मराठे और आज भी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जो रेमेडी है जो हम हर एक होम्योपैथ के क्लिनिक में होती है और इसका जो इस्तेमाल है हम बहुत सीमित किस्म की बीमारी को लेके इस्तेमाल करते हैं, या लिटरेचर में जिस तरह से वेरी स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए ही ये रेमेडी यूज़ की जाती है, मगर ये बहुत वास्ट रेमेडी है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं और ये वन ऑफ द एंशियंट रेमेडी जिसको हम बोलते हैं ऐसी रेमेडी है। मगर क्लिनिक में ये बहुत डिसेसिव रेमेडी है, इसको क्लिनिक में पहचानना बहुत मुश्किल होता है। खास करके द पेशेंट की जो साइकोलॉजी है, वो पेशेंट की साइकोलॉजी को समझना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत क्लोजली चलती है बाकी के रेमेडी के साथ में। अगर हम अच्छे से पेशेंट को नहीं सुनेंगे या अच्छे से पेशेंट को नहीं समझेंगे तो ये रेमेडी हम मिस कर देते हैं बहुत बार क्लिनिक में। तो ये रेमेडी आज जो हम बता रहे हैं उसका नाम आगे आने वाला है, मगर पहले जिस तरह से हम सोचते हैं कि प्रैक्टिकल केसेस पहले देखते हैं। तो ये केस थी जो मेरे पास आई थी, ये ट्विन्स थे और ये ट्विन में से एक जो छोटा वाला लड़का था, यानी छोटा यानी 5 मिनट्स लेटर जो आया था, तो उसको बार बार बीमारी हो रही थी, बार बार उसको खांसी बुखार, यानी ऐसा समझो कि पेशेंट ने मुझे हिस्ट्री में बताया कि हर 15 दिन में सर इसको बुखार खांसी होते ही है। कुछ भी चेंज हुआ एटमॉस्फेयर में, यानी इसने कुछ खा लिया, उसका घसा बैठ जाता है, वो खांसता है, और फिर कभी कभी तो महीने में हमें 1 महीना छोड़ के उसको अस्पताल में एडमिट करना ही पड़ता है। इस तरह से इसका चालू है। तो हम अभी बहुत यानी एलोपैथी हमने ली है या बहुत सारी दवाइयाँ हमने की है, मगर अब ये डॉक्टर बोल रहे थे कि जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा तो इसकी ये जो बीमारी होने वाली है वो कम होती जाएगी, मगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमारे एक पहचान के थे, आपका रेफरेंस दिया कि आप जाओ हमारे यहाँ पे भी बच्चे को अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो आप भी वहाँ पे दिखाओ। तो इसलिए हम आपके पास आए। तो ये उसका बैकग्राउंड था और ट्विन की हिस्ट्री थी। तो मैंने सीधा सवाल पूछा कि इसका जो नेचर है बच्चे का, उसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताओ। तो उन्होंने बहुत स्ट्राइकिंग और इतनी अच्छे से हिस्ट्री दी। तो उन्होंने बताया कि सर कैसा है ना कि ये दोनों में जैसे हम बोलते हैं ना कि रेस चलती है। ये जो बड़ा वाला जो लड़का है मेरा, वो काफ़ी चंचल है, और ये चंचल होने की वजह से ना ये काफ़ी जैसे हम बोलते हैं ना कि हम कोई चीज़ उसको बताते हैं तो ये बहुत दौड़ के जाता है और सब चीज़ें अच्छे से करता है, घर में हंसाता है, यानी एक अच्छा माहौल क्रिएट कर देता है ये बड़ा वाला लड़का। मगर ये जो छोटा वाला लड़का है ना, वो उसके साथ में जैसा वो करता है वो करने की कोशिश करता है घर में। तो मुझे भी ये बहुत स्ट्राइकिंग लगा कि यार ये क्या हो रहा है ना, ये केस में बहुत पिक्यूरियस है। तो जैसे ये एक बार क्या हुआ ना, सोसाइटी में ना बच्चों की रेस चल रही थी किसी फंक्शन में। तो बड़ा वाला जो लड़का था तो उसने पार्टिसिपेट किया था। हमने ये छोटे वाले को बोला था कि देख तू यहाँ पे भाग मत ले, या तुझे वो दौड़ना होगा नहीं, मगर वो बोला था कि नहीं मैं करूँगा। तो उसने क्या किया ना कि उसने भी पार्टिसिपेट किया। अब हुआ क्या ना कि ये बहुत ज़ोर से दौड़ रहा था बड़ा वाला लड़का, और उसके साथ में ये भी बहुत ज़ोर से दौड़ रहा था। हालांकि हमें दिख रहा था कि इसके सांसें फूल रही है, फिर भी ये बहुत कॉम्पीट कर रहा था उसको। और यानी एक ऐसा हुआ कि वो उसने दिखा दिया कि हमने भी
अच्छे से वो कोप अप किया है और मैं ये किया। उसके बाद में उसको सांस फूलने लगी, फिर 2-3 दिन तक तो उसका कफ और वो ये हो रहा था। तो यही सिचुएशंस घर पे हर बार होती है। ये कुछ करता है तो उसके साथ में ये भी करने लगता है, तो ये बहुत परेशान है और एक जगह पे नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ ये करते रहता है। तो हम बोलते हैं कि तू थोड़ा शांति से बैठ, अगर तू बैठेगा अच्छे से रहेगा तो तेरी बीमारी जल्दी ठीक हो गई। तो वो बहुत चिढ़ता है, वो बोलता है कि नहीं मुझे भी करना है, आप मुझे क्यों टोकते हो। मगर हम जब उसको बोलते हैं ना कि तू ये मत कर, तो वो करके दिखाएगा हमें, उल्टा ये सब करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें उसके साथ में होती है। और मैंने बोला कि और क्या चीज़ है कि जो आपने बीमारी में उसको नोटिस किया है। तो उन्होंने बोला ना कि सर बीमारी में ना ये बहुत कमज़ोर होता है, और कमज़ोरी में भी ना जिस तरह से बाकी के बच्चे रहते हैं वो वैसा रहता नहीं है। उसमें भी उसकी ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलते रहती है। हमें लगता है कि अरे यार ये कितना बीमार है, मगर वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट जैसे मेरा बड़ा लड़का रहता है कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी, तो उसके साथ में वो भी बीमार होने के बावजूद उसके साथ में भी वो एक्टिविटी करते रहता है। तो ये चीज़ थी। तो हम उसको बोलते रहते हैं कि तू स्कूल में भी मत जा, थोड़ा घर पे आराम कर। तो वो बोलता है कि नहीं मैं स्कूल में जाऊंगा, मुझे जाना ही है। अभी भी कभी ऐसा होता है कि जैसे स्कूल में जब वो गया तो स्कूल वालों से भी हमें ये ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि ये जो है आपका छोटा लड़का, कि क्योंकि दोनों को भी एक ही स्कूल में डाला है, एक ही क्लास में दोनों पढ़ते हैं, तो उनका भी यही नोटिसेबल ये था कि ये उसके साथ में कॉम्पीट करता है, उसके साथ में ये भी चलता है। तो ये सब पूरा सिनेरियो था ये केस का। और मैंने बहुत विचार किया ये केस के बारे में। और फिर एक दवाई जो स्ट्राइकिंग थी जो मेरे दिमाग में आई, और जब वो केस थी तो उसको टॉन्सिल के ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, किसिंग टॉन्सिल्स थे। डॉक्टर ने उनको बोला था कि आप जाके इनका ऑपरेशन करवा लो, क्योंकि ये बार बार बीमार गिरता है, तो वो स्वेलिंग होना और ये होना। तो वो बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब क्या ऑपरेशन के लिए हम जाए या क्या करें। तो मैंने बोला कि रुको, दवाई का असर पहले मुझे देखने दो एग्जैक्टली क्या होता है, फिर उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा। तो फॉलोअप भी बहुत बढ़िया था उनका, कि उसकी जो बीमारी थी वो दिन प्रतिदिन जितना फ्रीक्वेंट में वो बीमार गिरता था उतना फ्रीक्वेंट में बीमार नहीं गिरा। विद इन 3 to 4 मंथ हालांकि 1 या 2 बार ही उसको खांसी बुखार या जितना इंटेंसिटी से वो पहले बीमार गिरता था उतना वो इंटेंसिटी से बीमार नहीं गिरा। और अभी करीबन मेरे साथ में 3 साल हो गए उसको, पेशेंट को। बीच में वो पेशेंट उन्होंने दवाई बंद कर दी थी, और अभी कल ही पेशेंट वापस से मुझे वो दिखाते आया था, और दोनों भी पेरेंट्स बहुत खुश थे। तो मैंने सोचा कि ये रेमेडी का वीडियो भी हमें बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी रेमेडी है। और साथ में ऐसे ही एक दूसरी केस जो उसके साथ में पैरेलल चल रही थी मेरे क्लिनिक में, कि ये एक लड़की करीबन उसकी उम्र भी एक 6-7 साल की थी। और वो ऐसा हुआ था कि वो पहले कनाडा में थे, कनाडा के बाद में वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और फिर यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद में वो फ्रीक्वेंटली बीमार गिरने लगी। तो उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी थी कि घर पे दोनों मम्मी पापा और दादी दादाजी और एक छोटी लड़की, यानी सिंगल चाइल्ड ये थी। और फिर मैंने सोचा कि इतना सब अच्छे से अगर है एनवायरनमेंट, और कोई दूसरा ये भी नहीं है बच्चा, कि कभी कभी ऐसा होता है जैसे पहले केस में मैंने देखा था कि
फ्रिक्शंस होता है, कुछ चीज़ें चलती रहती है। तो ये केस में तो ऐसा था कि ये सिंगल चाइल्ड ही थी, फिर भी बीमार गिर रही थी और बार बार बीमार गिर रही थी। यहाँ आने के बाद में उन्होंने बोला कि शायद धूल, मिट्टी, और उन्होंने बोला कि सर हमने इसके ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं कि हम ना तो इसको चिप्स देते हैं, और ये यानी डिमांड तो करती है, मगर जब हम बोलते हैं कि नहीं देना है, बहुत तकलीफ़ होगी, तो वो भी मान जाती है। और चीज़ें थी उसके साथ में भी। और फिर मैंने उनको पूछा कि इसका बिहेवियर के बारे में थोड़ा बताओ। तो पेशेंट जैसे ही मेरे क्लिनिक पे जब आए थे वो बच्चे, तो वो पहले तो रोने लगी थी कि नहीं डॉक्टर साहब आप इंजेक्शंस दोगे। हालांकि इंजेक्शंस है तो क्या आपको इंजेक्शन से डर लगता है? तो पेशेंट मम्मी की तरफ देख रही थी और फिर उसने मुझे बोला कि डॉक्टर डर तो मुझे इंजेक्शन से लगता नहीं है, फिर भी बहुत अभी डॉक्टर के साथ में यानी हर बार गए तो डॉक्टर सलाइन नहीं लगाते, इंजेक्शन नहीं लगाते। तो ये सब चीज़ें वो बच्चे ने मुझे कही। मैंने बोला कि इसमें एक अलग बात है कि ये होशियार भी है। और फिर जैसे मैंने उनको पूछा कि और इसके बारे में थोड़ा बताओ कि और क्या है, तो उन्होंने बताया कि अगर इसको कुछ भी होता है ना तो दादाजी हमें बोलते हैं कि इसको स्कूल में मत भेजो, और दादी भी पीछे लग जाती है। तो ये जो लड़की है ना वो फिर जाती नहीं है स्कूल में, फिर घर पे ही बैठती है, और कहीं पे भी जाना हो तो इसके दादाजी उसके साथ में रहते हैं, चाहे स्कूल में हो या कहीं पे भी हो। तो ये सब चीज़ें उसके साथ में चलती रहती हैं। कुछ भी खाना हो, कुछ भी ये हो, तो पहले दादाजी ये करते हैं कि ये इसके लिए अच्छा है क्या, ये इसके लिए अच्छा नहीं है क्या, इसे तो वो उसकी वजह से क्या हुआ ना सर कि ये जो लड़की है ना, हमें ऐसा लगता है ना कि इसकी ह्यूमन पावर ही डेवलप ही नहीं हुई है। क्योंकि वैसे भी पहले हम कनाडा में रहते थे तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत अलग था। यहाँ पे जब हम आए हैं इंडिया में तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अलग है। उसके साथ में पेरेंट्स भी बहुत उसके लिए प्रोटेक्टिव है। तो ये सब चीज़ें उसके साथ में हो रही थी। तो मैंने ना बच्चे में इसका असर क्या हो रहा है या उसके, तो उन्होंने बोला ना कि सर अभी अभी क्या हुआ ना, पहले वो इतनी डिमांडिंग नहीं थी जब हम कनाडा में थे, क्योंकि हम दोनों ही थे वहाँ पे, यही है। मगर जैसे ही हम यहाँ पे आए ना तो हमने देखा कि इसका बिहेवियर चेंज हुआ है। हम उसको किस चीज़ के लिए मना करते तो ये हमसे उलट बात करती है, अभी गुस्सा करने लगी है, और उल्टा वही चीज़ मांग रही है जो हम उसको मना कर रहे हैं, नहीं देते हैं तो फिर चीज़ें को फेंकना या ये करना, ये सब चीज़ें वो अभी करने लगी है, उल्टा जवाब भी देने लगी है। तो ये अभी उसका जो बिहेवियर है ना वो अभी बहुत बदल गया है। तो ये दोनों केसेस थे, और दो केसेस में रूब्रिक्स टोटली अलग है दोनों के भी। पहली केस में भी अलग रूब्रिक लिए थे, दूसरी केस में भी अलग रूब्रिक लिए थे, मगर ये जो रेमेडी है ये इतनी बड़ी रेमेडी है, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो हर तरह से फिट बैठेगा। अगर उसका ऐप्ट हम अगर सोचेंगे, सूक्ष्मता से ये रेमेडी को सोचते हैं, तो ये रेमेडी हम इजीली दे पाएंगे। तो ये जो रेमेडी है उसका नाम है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। तो ये थूजा जो लिटरेचर में बताई गई है, तो हालांकि हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द ऑथर्स ने थूजा के बारे में जब लिखा है तो उन्होंने बताया है कि ये एंटी साइकोटिक रेमेडी है। और साइकोटिक जो मायाज़म है, तो ये मायाज़म की कुछ खासियत होती है। जैसे जो सोरिक होते हैं उनकी रिएक्शंस तुरंत आती हैं, बहुत प्लेन होते हैं, लॉन्ग टर्म रिएक्शंस नहीं होती हैं,
साइकोटिक में बहुत सारी रिएक्शंस जो होती है वो सबमिसिव होती है। उनका गुस्सा वो इंटरनलाइज करते हैं, बाहर भी दिखाते हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें वो अंदर ही अंदर रखते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना कि ओवर ग्रोथ बहुत जगह पे होने लगती है। जैसे वार्ट की ओवर ग्रोथ होती है, जैसे शरीर में भी बहुत जगह पे पफिनेस ये लगती है। क्योंकि ये चीज़ क्यों हो रही है ना कि वो सब चीज़ें इंटरनलाइज कर देता है। साइकोटिक में जैसे थूजा की एक पर्सनैलिटी है, ये बहुत डिसेसिव पर्सनैलिटी है। मैंने पहले ही इसमें बताया कि ये पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं मगर हम उनको देख नहीं पा रहे हैं या मिस हो रहे हैं। क्यों मिस हो रहे हैं ना, क्योंकि ये ऐसी डिसेसिव पर्सनैलिटी है। जब ये लड़की आई थी ना सेकंड नंबर की, तो ये बहुत डेलिकेट, बहुत जैसे हम बोलते हैं ना कि नाजुक ऐसी लड़की थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पल्सटीला की तरफ जा रही है, क्योंकि ये दादा दादी का अफेक्शंस मांग रही है या उनके साथ में रह रही है, उनको छोड़ नहीं रही है। तो इस तरह से मैंने उसको पहले देते वक्त मैंने पल्सटीला के बारे में सोचा था, मगर मैंने देखा कि पल्सटीला की बहुत सारी चीज़ें जो है ये उसके साथ में मैच नहीं हो रही है। और उसमें एक चीज़ कंटिन्यूसली चल रही थी, दैट इज़ एक्सेसिव पेरेंटल कंट्रोल, जो थूजा में होता है। और एक रूब्रिक है थूजा में, जो किन पिन रूब्रिक है थूजा का, डेल्यूजन थिन ही इज़। यानी थिन यानी क्या होता है ना कि उसमें जो पावर होती है थूजा में, उसमें जो शक्ति है हम जो बोलते हैं, तो ये जो शक्ति है वो थूजा में नहीं होती है। जैसे पतला हम बोलते हैं ना, थिक यानी जाड़ा और थिन यानी पतला, कि वो इजीली ब्रेकेबल है, वो बहुत डेलिकेट है, उसको हैंडल विथ केयर करना पड़ता है, बहुत संभालना पड़ता है। तो दोनों भी जो केसेस थे उसमें ये एक्सिस बहुत अच्छे से रन हो रहा था। जैसे उसको थोड़ी सी भी खांसी होती थी पहले पेशेंट को, तो उनके माता पिताजी उनको बोल रहे थे कि तू इतनी एक्टिविटी क्यों कर रहा है, बंद करना, शांति से बैठ, चाहे तो तू स्कूल में मत जा। और यहाँ पे सेकंड केस में उल्टा था, वहाँ पे तो डायरेक्ट दादा दादी जी ही बोल देते थे पेरेंट्स को कि इसको स्कूल में आप मत भेजो। दिस इज़ एक्सेसिव पेरेंटल कंट्रोल। यानी बहुत, जैसे हम मराठी में हम बोलते हैं ना कि जपतो आपण त्याला खूप जीवापाड, जसं हाताच्या फोडाला जपतो आपण, तसं ह्या मुलांना हे होतं। तो वैसे इनको बहुत प्रोटेक्टिव इसमें रखा जाता है। तो थूजा की पर्सनैलिटी एक अलग बनती है। वो थीन, डेलिकेट, फ्रेजाइल, मेडअप ऑफ ग्लास, यानी काफ़ी सारे रूब्रिक्स हमें थूजा में मिल जाते हैं। एक और रूब्रिक है कि डेल्यूजन विंग्स, कैरिड ऑन विंग्स व्हेन वॉकिंग। यानी क्या है ना कि उसको कभी चलने ही नहीं दे रहे लोग उसको। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि उसको इजीली सब चीज़ें मिल रही है, कैरिड ऑन अ विंग, जैसे उसको यानी पंखों के ऊपर बिठा के उसको सैर की जा रही है। इसकी वजह से उसकी शक्ति का, उसको यानी जो शक्ति होती है थूजा की कि जिसका इस्तेमाल होना चाहिए वो होता नहीं है, इसलिए वो बहुत डेलिकेट होता है। इसलिए जो सेकंड केस थी उन्होंने बहुत अच्छे से वो पॉइंट आउट किया था कि हमें ऐसा लग रहा है कि उसको एक्सेसिव प्रोटेक्शन की वजह से बार बार वो बीमार गिर रही है, उसकी इम्यून पावर बढ़ ही नहीं रही है बिकॉज ऑफ दिस। और पहले जो केस थे उसके जो रूब्रिक्स थे उसमें एक चीज़ काफ़ी अच्छा से चल रही थी, और वो चीज़ थी एफेक्टेशन। एफेक्टेशन ये थूजा का किंगपिन रूब्रिक है। जिस तरह से मैं थूजा को समझता हूँ कि ये लोग कभी भी उनकी जो क्लियर पिक्चर है वो हमें नहीं बताएंगे। बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो हिडन रखते हैं,
अपने पास रखते हैं, कभी पूरा चीज़ें वो बताते नहीं हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरी पूरी चीज़ें डॉक्टर को बताऊंगा तो डॉक्टर अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं, मेरी समाज में क्या इज्जत रहेगी, या मेरा जो रियल मैं हूँ उससे थूजा बहुत डरता है, इसलिए वो अलग पिक्चर समाज में रखता है, एक अलग पर्सनालिटी से वो समाज में बिहेवियर करता है, अलग के अंदर से वो बहुत अलग इंसान होता है। तो ये जो चीज़ है ये अफेक्टेशन है पूरा का पूरा थूजा का। जैसे वो दौड़ता है, उसके साथ में कॉम्पीट करता है, वो क्यों कर रहा है ना, क्योंकि थूजा को इंटरनली एक ऐसी महसूस होती है कि मुझे जो प्यार चाहिए पेरेंट्स से, वो प्यार कहीं जो मेरा बड़ा भाई है उसके ऊपर ना जाए, उसके ऊपर डाइवर्ट ना हो जाए, मुझे रिजेक्ट ना किया जाए। तो ये सब चीज़ें ना थूजा में होती है, फियर ऑफ रिजेक्शंस में भी थूजा है, और एक अफेक्टेशंस चिल्ड्रन इनमें होता है। उसके साथ में हमें एक चीज़ और मिलती है थूजा में, कि थूजा में कैसा होता है ना कि वो ऐसा समझता है कि डेल्यूजन वॉर बीइंग एट, कि मैं अभी वॉर में हूँ और मुझे ये जीतना है हर हाल में। तो ये जीतने के लिए वो काफ़ी कोशिश करता है, यानी उसमें बहुत सारे ऐसे रूब्रिक है कि वो पैशनेट होता है थूजा, बहुत ऑब्स्टिनेट होता है, बहुत हॉटी होता है। डेल्यूजन ही हैज़ हाई पावर, वो अपने आप को पावरफुल ये करता है कि मैं पावरफुल हूँ, या पावरफुल पीपल के साये में मैं हूँ, उसकी वजह से मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ना बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि ये अपने आप को समझता है कि ही इज़ कैपेबल, डेल्यूजन प्रेग्नेंट शी इज़, कि वो डिलीवर्ड कर सकती है, मगर उनसे वो डिलीवरी होती नहीं है। और इसकी वजह से ही थूजा, उनको पता भी होता है थूजा को कि मैं ये डिलीवर नहीं कर पाऊँगी, मेरे से ये होगा नहीं, फिर भी लोगों के बीच वो उतना वो प्रोजेक्ट करती है अपने आप को कि वो कैपेबल है, ही कैन डू एनीथिंग, और उस हिसाब से वो करती है। दिस इज़ एफेक्टेशंस ऑफ थूजा। और फिर क्या होता है ना कि जब ऐसी चीज़ें होती है, उनको रोका जाता है, तो कॉन्ट्ररी टू पेरेंट्स, फिर उनका जो बिहेवियर होता है वो घर में वो बहुत अलग होता है। यानी एक रूब्रिक है हमारे पास कि बिहेवियर प्रॉब्लम चिल्ड्रन इन, कि वो घर में बहुत शैतान होते हैं और स्कूल में या स्ट्रेंजर के सामने बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, कि जहाँ पे इनकी चलती है ना तो वहाँ पे वो थोड़ा उनका जो रूप होता है वो अलग प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ हमें पेशेंट में मिलती है। और जैसे हमने बोला ना कि बहुत सेंसिटिव होता है थूजा, कि उसके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। जैसे माता पिता जी भी जो बड़ा लड़का था उसको अच्छा बोलेंगे, वो उनके पास चला जाएगा, और फिर मेरे ऊपर का जो अटेंशन है वो वहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा। जेलसी चिल्ड्रन इन में थूजा को डाला हुआ है, कि उसमें बहुत जेलसी होती है कि अगर किसी को कुछ चीज़ें मिल रही है तो वो मुझे मिलनी चाहिए, और वो कैसे भी करके मिलनी चाहिए, इसके लिए फिर थूजा प्रयास करता है। इसलिए फिर एलिमेंट फ्रॉम कॉरल्स, देन वायलेंट व्हेन थिंग्स डजंट गेट एट हिज विल। और एक बहुत लास्ट में एक रूब्रिक में बता देता हूँ, वो भी बहुत अच्छा रूब्रिक है कि डेल्यूजन डिमिनिश थिन ही इज टू। वो अपने आप को इतना थिन समझता है कि उसको ऐसा लगता है ना कि आगे चल के तो मैं डिमिनिश ही हो जाऊंगा, यार मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इतना मैं डेलिकेट हूँ, इतना मैं फ्रेजाइल हूँ। तो ये कवर अप करने के लिए, ये साइकोटिक मायाज़म है ना, ये कवर करता है सब चीज़ें। तो ये कवर अप करने के लिए थूजा एफेक्टेशन करता है, फिर थूजा वो चीज़ जो उससे नहीं हो पाती है वो करने की कोशिश करता है, पैशनेटली करने की कोशिश करता है।
तो उसमें भी उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत हॉटी होता है, फिशी होता है, कभी कभी इम्बेसाइल बिहेवियर करता है थूजा। मगर ये उसकी ट्रेंड है थूजा का, ये सब उसको करना पड़ता है उसके अस्तित्व के लिए। तो ये पूरी की पूरी जो जर्नी थी, ये थूजा की जर्नी मैंने अभी कवर की। सेकंड केस में फर्स्ट केस में अफेक्टेशंस था, सेकंड केस में एक सटल लेवल पे अफेक्टेशंस था, मगर वहाँ पे डेलिकेसी बहुत हो रही थी, ओवर प्रोटेक्शंस था पेरेंट्स का। तो ये चीज़ें थूजा में होती हैं, यानी बहुत बड़ी रेमेडी हैं, बहुत सिमिलर रेमेडीज़ के साथ में थूजा चलती है। पहले ही मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई बच्ची आ रही है या बच्चे आ रहे हैं और वो बहुत डेलिकेट और प्यारे लग रहे हैं, मगर कभी कभी पल्सेटिला से काम नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा थूजा के बारे में भी सोचेंगे ना, तो भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। तो ये था थूजा, और ऐसे ही आगे वीडियोस आने वाले हैं। थोड़ा वीडियोस आने में थोड़ी देरी होती है, मगर आने वाले हैं वीडियो। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बहुत सारे होम्योपैथी फैटर्निटी में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें ये शेयर करो, और उनमें भी शेयर करते वक्त भी उनको, जब आप ये रेमेडी शेयर करेंगे तो वीडियोस के नीचे आप कमेंट करो कि कभी कभी हम देते हैं थूजा, और जहाँ पे मैंने अभी देखा है ना कि फ्रेजिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, ज़्यादा पेशेंट्स बार बार अगर बीमार गिर रहे हैं, तो आप थूजा का इस्तेमाल करो। थूजा के बारे में एक बार सोचो और उसको दो, उसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हमें मिलेंगे। तो थैंक यू और धन्यवाद।